स्वागत है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट पर चर्चा के एपिसोड 4 में। देखते ही देखते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि हर किसी का अपना टाइप होता है, हर इन्वेस्टर का अपना स्टाइल होता है। तो आज हम आपको एक और नए स्टाइल के इन्वेस्टर से मिलवाने आए हैं। तो स्वागत करते हैं साकेत सौरभ जी का। धन्यवाद ईशांक, हैप्पी टू बी हियर। साकेत भाई, एक तो आपको बुलाने में बड़ी मुश्किल हुई, डेट आप दे नहीं रहे थे और जबकि हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। आपके कितने सेशन सुने हमने क्लब हाउस पे, जब आप बातें करते थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो काफी अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर हो। धन्यवाद ईशांक। मैं तो क्लब हाउस पे आई थिंक आपकी आवाज़ में तो मैं सुनता ही आया हूँ। आज साथ साथ में आपके साथ बैठना एक मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग साथ। क्या है कि हमारा डिस्कशन का लेवल एक अलग होता है और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जब हम करते हैं ना ये सब चीजें, तो वो थोड़ी सी डिफाइन लैंग्वेज के अंदर करी जाती है। तो कोशिश करेंगे, है ना? चलो बिल्कुल, ठीक जर्नी है, तो साथ स्टार्ट में। करते हैं फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। साकेत भाई, जैसे मुझे तो पता है कि आप बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट के अंदर हो, लेकिन आप फुल टाइम इन्वेस्टिंग कितने टाइम से कर रहे तो देखिए, मेरी जो फुल टाइम जर्नी है, जब मैंने जॉब छोड़ के इन्वेस्टिंग शुरू की, तो वो मैंने एक सैबेटिकल के रूप में स्टार्ट किया था, सितंबर एंड 2021 में। तो असल में मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैं थोड़ा समय भी देना चाहता था घर पे, और मैंने दिसंबर तक के लिए सैबेटिकल लिया था। पर जब आप डे समय काफ़ी बचता था, तो मैं डे इन डे आउट स्टॉक मार्केट में ही समय बिताता था। रिसर्च, कॉन कॉल सुनना, क्लब हाउस पे आप लोगों के साथ स्टॉक्स पे डिस्कस करना, और लेकिन तब ये दिखता था कि उसमें मीनिंगफुल एंगेजमेंट इतनी थी कि कभी कोई बॉस नहीं था पीछे, सर के पीछे कि यार डेडलाइन नहीं है, तब भी रात को नींद नहीं आ रही थी, मज़ा आ रहा था। फिर सुबह 9 बजे बैठ भी जाते थे मार्केट को ट्रैक करने के लिए। जबकि अगर आप देखोगे अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट ने डाउन टर्न ले लिया था और वॉलेटाइल भी था। लेकिन तभी मैंने देखा रिटर्न से ज़्यादा ना, अगर हर दिन आप उस एक्साइटमेंट के साथ, उस मीनिंगफुल एंगेजमेंट के साथ अगर मार्केट में रहो, तो उसकी बात ही कुछ और है। तो जब दिसंबर आया तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला, यार मुझे तो लाइफ में रिग्रेट मिनिमाइज़ करना है, अच्छा लग रहा है, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। सो काफ़ी स्मूथ सेपरेशन था। सो समझिए सितंबर में शुरुआत हुई थी और फॉर्मली मैं अनएम्प्लॉयड जनवरी 2022 से हो चुका था। साकेत भाई, पहले तो आप अपनी एज बता दो ऑडियंस को। अच्छा, तो अब 40 साल हो चुके हैं मेरे, मतलब 2024 में होने वाले हैं, 40 ईयर्स का मतलब मैं हो जा। 40 साल की उम्र में आप नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ गए हो, इतने पैसे बना लिए कि अब कमाने की जरूरत नहीं है। मतलब अब देखिए, मैं तुम्हें कहूँगा ज़रूरतें कम रखी है मैंने। हाँ, जरूरत बस यही कहूँगा। साकेत भाई, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से, आपको ये मोटिवेशन मिला स्टॉक मार्केट में आने का, जॉब कैसे थी, क्या करते थे, क्यों छोड़ी, तो थोड़ा सा उस बिल्कुल। बारे में। तो मैं थोड़ा अपने एकदम शुरुआत से बिल्कुल। बताता हूँ। तो मेरे घर में कोई इक्विटी कल्चर नहीं था, जो बोलते हैं इक्विटी कल्चर। आउट एंड आउट मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो बिहार में जब आप पैदा होते हो, तो पेरेंट्स एक ही बात कहते हैं, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही फ्यूचर है, उसी से अगर लाइफस्टाइल अपग्रेड हो पाए तो हो पाए, नहीं तो कुछ कहीं और स्कोप नहीं है, चाहे थिएटर या डिज़ाइनिंग, या आप सोच रहे हो स्पोर्ट्स में। पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैंने देखा भैया मेरे पास तो पढ़ाई के अलावा कुछ और मुझसे होगा भी नहीं। होगा। तो बड़ा स्मूथ था, पढ़ाई पे ही ध्यान देना था, पेरेंट्स भी यही चाहते थे। फिर एक जो आई थिंक मेरे लिए जो पर्सनल फाइनेंस 101 था, वो एक मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा कर्जा लेके कभी दर्जा मत बढ़ाना। तो शुरू से ही ना वो पैसे बचाने की आदत, अगर 10 रुपए खर्च करने हो तो जेब में 11 रुपए होने चाहिए। तो वो रिस्क मैनेज करना। और जो मेरी माता जी थी, उनका एक बहुत बड़ा रोल था कि वो उनको कहते बेटा एस्पायर करना। अगर बलेनो चाहिए और पैसे जेब में आल्टो के हों, तो पैसे जोड़ लेंगे और लेंगे बलेनो ही, भले वेट करना पड़े। तो अब जो टिपिकल एस्पिरेशनल मिडिल क्लास कहते हो, मैं उसका पार्ट था। और अगर मैं देखूं एज अ स्टूडेंट, तो मैं उन स्टूडेंट्स में होऊंगा जो कभी कभार गोल्ड मेडल लेता होगा, बट कभी ब्रॉन्ज, कभी सिल्वर, कभी कंसोलेशन प्राइज लेके आ जाता था। तो ये जर्नी मुझे इन्वेस्टिंग में काफ़ी हेल्प करती थी। जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, कि कभी भी मैं श्योर होकर नहीं घुसता था, बट लगता था मेहनत करोगे तो आउटकम आएगा, बट कई बार हो सकता है मिस भी हो। तो यही हुआ, और समझिए क्लास 4-5 के आसपास ही पेरेंट्स ने बोला कि यार इंजीनियरिंग करनी है। मुझे भी इंजीनियरिंग करनी थी। और 4-5 में इंजीनियरिंग करने का मतलब है कि आपसे अब मैथ और साइंस पे पूछा जाएगा कितने नंबर लाए स्कूल में। तो अगर आप साइंस में या मैथ में 99 भी लाते हो, पूछा जाएगा एक नंबर कहाँ गया। कहाँ गया। तो समझिए पहला लॉन्ग टर्म प्लान वहीं से चालू होगा कि इंजीनियरिंग करनी है। और किसी भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का गोल्ड मेडल होता है आईआईटी जेईई। तो आईआईटी मेरा नहीं हो पाया, तो उस दिन मैंने सेकंड लॉन्ग टर्म प्लान अपना शुरू किया कि मुझे एमबीए करना है, इसको कंपनसेट करना है। तो अगले 5 साल उसमें गुजर गए। तो पहले 2 लॉन्ग टर्म प्लान यही थे, इंजीनियरिंग और एमबीए। जहाँ मेरी एमबीए कंप्लीट हुई, तो फिर मेरा जॉब लगा मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। तो वहाँ पर क्या था, तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में मेरा फोकस सेक्टर था हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस। तो चैलेंजिंग था, और
क्योंकि कंसल्टिंग का एक्सपोज़र, तो कंसल्टिंग आपको ना काफ़ी अप्रेंटिसशिप वाले रोल देता है। मतलब आपको टूल्स का एक्सपोज़र मिलता है, फ्रेमवर्क्स का एक्सपोज़र मिलता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर करना, है ना? हुँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्म में रखना कि भाई सामने वाला उसको समझ पाए, और साथ में क्लाइंट का भी एंगल था, तो हमेशा एक रहता था कि रिगरस तरीके से काम करना है। क्योंकि अगर कोई जापानीज़ क्लाइंट होगा तो वो पूरा स्लाइड तो देखेगा, बट वो नीचे में अपने फुटर में क्या छुपाया हुआ है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेगा। तो डेटा एनालिसिस, रिगर, तो इससे क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेप अगर मैं बोलूँ अपने से परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाया इक्विटी रिसर्च की, तो पहला था कि फंडामेंटल, तो यही से होगी, फंडामेंटल रिसर्च से ही आगे बढ़ना है। तो वो टेक्निकल जो बोलते हैं, कुछ का टेक्निकल राउट लिया। मेरा ये रीज़न था कि मैंने इस वजह से अपना फंडामेंटल राउट लिया। फिर सेकंड आया कि भाई इक्विटी ही क्यों? इक्विटी का रास्ता कैसे चुना? ये आपने सब कब स्टार्ट करा था? ये मैंने जॉब ठीक स्टार्ट करने के बाद पहले 1.5 साल मैंने लगाए अपने एजुकेशन लोन चुकाने में। तब तक ये विचार चल रहा था, भाई कर्जा लेके दर्जा नहीं बढ़ाना है। जहाँ एजुकेशन लोन चुका तो पैसे फिर मतलब इक्विटी में आ गए आप। इक्विटी में आ गए। तो इक्विटी में इंट्रोड्यूस करने में मेरे एक मित्र का काफ़ी योगदान था। आई थिंक वो थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। नाम उनका विनय आर्या है। अभी उनको पीएमएस का लाइसेंस मिला है, ईस्ट ग्रीन करके उनके पीएमएस का नाम है। तो अरे जैसे वाह! मैं ब्रॉन्ज, सिल्वर या कंसोलेशन प्राइज वाला बंदा था, वो बंदा था आउट एंड आउट गोल्ड मेडल। उसको ये अच्छे नंबर आए तो टीवी में इंटरव्यू होता था उसका, सीए में भी उसने रैंक रखा है, सीएस भी है उसके पास, और एमबीए और कंसल्टिंग में तो साथ था ही। लेकिन उस बंदे ने कभी भी अपने अरमानों को डिग्री की बेड़ियों में जकड़ने नहीं दिया, उसको करना इक्विटी ही था। तो अब ऐसे लोग जब आपके साथ हो ना, तो वो जो इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म होता है, जो उनमें एक कहते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन इफेक्ट होता है कि यार असली चीज़ तो यही कर रहे हैं, ये इक्विटी ही कर करना है। इक्विटी कर और जैसे एक कथन है कि तेज जाना हो तो अकेले जाओ, दूर जाना है किसी के साथ साथ जाओ। जाओ, तो साथ एक बिल्कुल। दोस्त मिल गया तो फिर हम लोग, अब उस समय ये रिसर्च का इकोसिस्टम भी क्रिएट हो रहा था। वैल्यू पिकर जैसे फोरम्स थे, ब्लॉग्स थे, और कुछ-कुछ कंपनीज़ अपने प्रेज़ेंटेशन भी देती थी। फिर ग्लोबल कंपनीज़ भी थी कंसल्टिंग थ्रू, हमें पता था ये सब वो प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, जिससे वो रिसर्च में काफ़ी हेल्प होती थी। तो ये दोनों से आप समझ जाओ कि फंडामेंटल रिसर्च करना है और इक्विटी के थ्रू जाना है। बट मेन जो आई थिंक हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इसको फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में कैसे देखें, कि नौकरी से आज़ादी पर कमाई से आज़ादी ना हो जाए। तो यहाँ पे आई थिंक इसका पूरा योगदान मेरी बेटर हाल्फ मेरी अर्धांगिनी को था। उन्होंने पहले ही बोल दिया जब हमारी शादी हुई कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जॉब करूँगी, लेकिन अगर तुमको रिस्क लेना है, स्टार्टअप जॉइन करना है, कंपनी चेंज करनी है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तो बस मेरे लिए था, वो उनके पैसे से घर चलता था, मेरी सारी इनकम जो था वो मार्केट के को सुपुर्द की ये जाती सही थी। है। आपको पता ही है, देखिए शुरुआत मेरी वही 10 साल के आसपास हुई थी, तो 13-14 में मार्केट उसके बाद काइंड था। 15-16 में अच्छे पैसे बने, 17 इनफैक्ट 18 का फर्स्ट हाफ भी काफ़ी अच्छे पैसे बने, प्रॉपर बुल रन चल रहा था। बीच में ऑफ कोर्स उतार-चढ़ाव रहा, बट मार्केट उतार-चढ़ाव के थ्रू तो मौके देता है, ये उसकी खूबसूरती है। और फिर 20-21 में तो मतलब वो जर्नी तो फिर आपको पता ही है। फिर दाल-रोटी का बस जुगाड़ होता चल रहा है, यही जर्नी है अभी तक। भगवान करे ऐसी दाल-रोटी सबको मिले। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। ये क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग लक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे साकिब भाई, हम जितनी बार भी मैंने आपसे बात करी है, तो आपकी जो वो सेक्टोरल नॉलेज है, जो आपको हर सेक्टर के बारे में एक डीप डाइव पता होता है, एक आपको वो माइनर पॉइंट्स भी पता होते हैं जो एक इन्वेस्टर कभी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं टेक्सटाइल से आता हूँ, तो मैं किसी केमिकल के अंदर क्या एक प्रॉपर पार्ट की क्या प्रॉब्लम है, वो मैं कभी आइडेंटिफ़ाई कर ही नहीं पाऊँगा, इतना इम्पॉसिबल है। तो जब मैंने आपसे बात करी, जब भी मैंने आपके थोड़े से व्यू पॉइंट देखे, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते हो। तो कुछ उसके बारे में आप बताओ कि हाउ डू यू रिसर्च, क्या कौन से सेक्टर्स पे आपने स्टार्ट करा या किस तरह से आपने। तो देखिए, जैसे हमने सेक्टर की बात की, तो मैं पहले ही ये बात मैं अपने विनर्स और लूज़र्स के थ्रू आपको थोड़ा बताऊँगा कि मैं फ्रेमवर्क्स में कैसे सोच पाता था। और जहाँ तक बात लक की रही, तो मैं बोला देखो, जो भी इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसे बनाना चाहता है, उसको एक बात मान लेनी चाहिए कि वो लकी है ना? वो किस्मत आपके साथ होगी तो ही चाहे वो ओवरएंड लॉटरी हो, मतलब कहाँ पैदा हुए, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। सो इसलिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने 2 लूज़र्स के साथ, और ये दोनों मेरे आए थे हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज़ से ठीक है, थे। मतलब आप लूज़र्स बता रहे हो कि हाँ, ये मेरी क्योंकि जो गलती हुई। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि क्योंकि आपने सेक्टर में काफ़ी समय बिताया या इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, दैट डज़न्ट मीन इट विल रिज़ल्ट इन स्टॉक मार्केट सक्सेस, सक्सेस। क्योंकि मार्केट की अपनी अच्छा, मतलब वॉलेटिलिटी आप होती जहाँ है। से आ रहे थे, हुँ। आपने उन्हीं सेक्टर्स को एनालाइज़ करा और उसी में आपने सबसे पहले झटके खाए, हाँ, मतलब उसमें भी झटके मिलते हैं और बड़े झटके मिल सकते बड़े हैं। वही झटके मैं मिल बताना सकते हैं। चाह रहा हूँ कि इसीलिए जो आपने स्टाइल की बात की, तो मार्केट है, ये उसकी खूबसूरती है। तो जो अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूँ, तो मेरा पहला
स्टॉक था, उसको मैं कहूँगा मतलब जो थीम मेरे लिए था वो था कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी बट क्लास इज़ परमानेंट। तो मेरे पास 2 स्टॉक्स के ऑप्शन थे, दिवीज़ और दिशमन। आई थिंक 16-17 के समय की बात है, तो मुझे इन दोनों में एक स्टॉक सेलेक्ट करना था। अब कितना एलोकेट करूँ, बराबर करूँ या एक ही में पैसे डालूँ? पर उसी समय दिवीज़ में आ गया एफडीए अलर्ट, जो कि आपको पता है 16-17 में जब भी कोई फार्मा में एफडीए अलर्ट आ रहा था, वो घातक हो रहा था, बड़ी-बड़ी फॉर्मुलेशंस कंपनी के लिए भी। तो एक तो आसान हो गया भाई दिवीज़ अब नहीं लेना है। फिर दुश्मन में देख रहे थे यार, ये लग रहा था टर्न अराउंड कर रहा है। ये कंपनी 7-8 में काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, इसने एक्विजिशंस किए थे बट बात नहीं बनी। पर सडनली लग रहा था चाइना में भी प्लांट है, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेगा। इंडिया में प्लांट है, चलो क्रैम्स का प्लांट है, स्विट्ज़रलैंड में इनके पास वो सिंजिन जैसी एक रिसर्च टीम थी, तो लग रहा था यार ये तो पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है। और ऊपर से इनके पास यूरोप में कुछ प्लांट्स थे जहाँ वो कोलेस्ट्रॉल और विटामिन के भी प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी लग रहा था। फिर क्या था, फिर हमने एंट्री लगा दी और उनको एक बड़े ड्रग का सीडीएमओ प्रोजेक्ट मिला था, नीरापरिप करके था। पर सीडीएमओ क्या होता है? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो यहाँ पे आप किसी ड्रग को मतलब शुरू से मतलब डेवलपमेंट फेज से ही आप हैंड होल्ड करते हो मैन्युफैक्चरर को, आप रिसर्च सर्विसेज भी देते हो, आप क्लिनिकल ट्रायल क्वांटिटी भी बनाते हो फेज 1 या फेज 2 में, और जब स्केल अप हो जाए तो आप कमर्शियल क्वांटिटी के लिए भी उनके साथ आप उनको मदद करने को तैयार रहते हो। तो आप उसके साथ मतलब समझो सहभागी होकर के मिल बैठ के आप उनके साथ ये रिसर्च करते हो। तो वही हुआ उसमें, लेकिन इनकी अंडर परफॉर्मेंस जारी रही। हिट्स थे पर काफ़ी सारे मिसेस थे, जबकि दूसरी तरफ डिवीज़ ने तुरंत अपने एफडीए रेमेडियल एक्शंस लिए, रिकवर किया। और इनफैक्ट अगर आप देखो बॉटम से, जबकि अब लास्ट 1.5-2 साल में डिवीज़ ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए, तब भी वो बॉटम से आज 5 टाइम्स है, और अगर प्री एफडीए अलर्ट भी वो 3x बन के बैठा है। जबकि अच्छा। दिशमैन है, आज भी उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है। इनफैक्ट 2019 में जब इनकम टैक्स रेट लगी, तो फिर हम लोग पहली फुर्सत में निकल लिए, पर अच्छा। तब तक भी 50% टाइप ऑफ लॉस हो गया था रीजनेबल एलोकेशन पे। 50% लॉस पे आप निकले हाँ, उसके अंदर। निकले हो जबकि रीजनेबल एलोकेशन में। तो वही, बट इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म इज टेम्पररी और क्लास इज परमानेंट। तो ये पहली लर्निंग होगी कि अगर 2 ऑप्शनों की कोई क्वालिटी फ्रेंचाइज टेम्पररी हेडविंड से जा रहा हो, जबकि कोई अगर से सब ऑप्टिमल कंपनी हो बट उसमें अगर टर्न अराउंड दिख रहा हो, आई वुड प्रेफर कि पहले पे जाएं रादर देन सेकंड। तो ये मेरी पहली लर्निंग कहिए या फ्रेमवर्क कह लो। सेकंड अगेन एक मतलब फ्रेमवर्क से स्टार्ट करना चाहूँगा, ये भी लॉस का है, बट ये लर्निंग मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी थी। तो ये कंपनी आपकी बैक टू बैक? हाँ, बस साथ ही साथ चली थी, मैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता हूँ, तो हमेशा अच्छा। देखो लर्निंग जो है, एक समय लर्निंग और अर्निंग साथ ही चलती रहती है। तो उसी समय तो इसको मैं कहूँगा डिफिकल्ट बैटल। डिफिकल्ट बैटल का कंसेप्ट क्या है कि कोई मार्केट साइज में लग रहे का अनमेट नीड है, अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक्सक्यूशन रिस्क हो, तो उसको आप डिफिकल्ट बैटल कहोगे। तो ये कंपनी थी टेक सॉल्यूशंस, उसमें एफडीए के इश्यूज आ रहे थे, तो डेटा और टेक वाली कंपनीज के लिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स ये थे। फार्मा टेक कंपनी हाँ, थी? ये क्लिनिकल ट्रायल का डेटा और रेगुलेटरी डेटा ये सब में हेल्प करती थी। तो ठीक है। अगर आपके पास अच्छा डेटा हो तो ऑथेंटिसिटी आती है उस डेटा की। आप जल्दी फाइल कर पाते हो, है ना? डॉसियर्स, साथ में एनालिटिक्स रन कर सकते हो। तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, स्टार्ट भी अच्छी थी, ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिख रहा था। कंपनी थोड़ा टर्न अराउंड वो भी कर रही थी, उसका पहले सप्लाई चेन का एक आर्म था, वो उसको डिप्रायोरिटाइज़ कर रही थी, बट लाइफ साइंसेज़ में ये काफ़ी डबल क्लिक कर रहे थे, ये अंदर तक जा रहे थे। इन्होंने प्रोडक्ट भी एक बनाया था नाविटास करके। तो जैसे ये टेक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर ही रहे थे, फिर इन्होंने कोशिश की कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी कंडक्ट करेंगे। अब क्लिनिकल ट्रायल्स अपने आप में एक समुंदर है। अगर आपको उसमें अच्छा करना है तो क्लाइंट का प्रेफर्ड पार्टनर बनना है, क्योंकि ये भी चाहते थे कि मेरा शेयर ऑफ वॉलेट बढ़े। ये जो फार्मा कंपनीज जो R&D आउटसोर्सिंग करवा रही थी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, तो वहाँ जैसे आप क्लिनिकल ट्रायल में घुसते हो तो आपको मल्टीपल कंट्रीज में अपने ट्रायल साइट्स चाहिए होते हैं। आपको अलग अलग थेरेपी एरियाज में प्रेजेंस चाहिए होता है कि ऑन्को में अगर ज़्यादा रिसर्च हो रहा हो तो मेरे पास वहाँ की कैपेबिलिटी हो, वहाँ के ट्रायल साइट्स के साथ मेरा टाई अप हो। और इसमें थोड़ा लो मार्जिन धंधा हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको इन्वेस्टिगेटर को भी के खर्चे होते हैं, ट्रायल साइट्स अपना पैसा लेती हैं, और क्योंकि ये नए थे तो इनको ऐसे भी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड भी करनी पड़ रही थी। तो इस कारण से क्या था, इनको M&A पे फोकस काफ़ी करना पड़ा। तो एक साथ, और अगर आप समय लोगे इन कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने में तो काफ़ी समय लग जाएँगे, तो इनऑर्गेनिक एक तो इनको करना पड़ा। ऊपर से इस सेक्टर में पेमेंट साइकिल काफ़ी लंबे होते हैं। तो फार्मा आपको टाइम पे पैसे देगी, बट वो देगी 100 दिन बाद या 120, जो भी उसने आपके साथ पहले से डिसाइड कर रखा है। साइकिल टर्न हाँ, ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है, अब बड़े प्लेयर्स ने एक तरह से इसको मोट के रूप में क्रिएट कर रखा है, जिसका धंधा चल गया तो उसको तो एक बार मैनेज करना है। तो इनका वही हुआ कि अब M&A भी किया, तो थोड़े से ऑपरेटिंग लेवरेज जो टेक में आता है वो आपको ट्रायल में आएगा नहीं।
और वही उसी समय फिर 20 के आसपास कोविड आ गया। तो सडनली ये जो पूरा सेक्टर था एज़ अ क्लिनिकल ट्रायल में काफ़ी हद तक कमी आ गई। तो बेसिकली दैट वाज़ द फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो कहने को तो अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छी थी, बट समहाउ चाहे टाइमिंग फिगर कह आउट लो नहीं हुआ। या जिस तरह के एक्सक्यूशन रिस्क थे, दैट मोस्ट ऑफ दोज़ प्लेड आउट। एंड इसमें भी मतलब मैंने बड़ा पैसा खोया, जबकि मेरे सेक्टर से काफ़ी मिलता-जुलता था, अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो ये मेरे 2 ये लूज़र्स थे। पर जैसे शांग ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने ऑडियंस को बस ये बताना चाहते हैं कि आप बिलियनेयर से मिलियनेयर कैसे बने? हमें पैसे बनाने आए थे। साकिब भाई लूजर्स ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली क्या होता है जैसे अब आप सबको लगा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए 40 साल के अंदर आपने पैसा बना लिया हुँ, तो मैं भी ये करूंगा अब वो अगर ये सुन जानेगा ही नहीं कि आपने भी पैसा खोकर ही पैसा बनाया है बिल्कुल। तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या क्या देखना पड़ता है तो उसके अंदर आपकी क्या परसेंटेज थी जो लॉस थे इस टेक ये सॉल्यूशंस में तो देखो, मैं ऐसे मैंने बताया, मैं 30-40 स्टॉक तो मिनिमम रखता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो कोई भी जहाँ पे भी 5% ज़्यादा एलोकेशन हो, मेरे लिए वो लार्ज एलोकेशन है। लार्ज तो एलोकेशन दुश्मन और टेक ऑलमोस्ट उसी रेंज 3 से 5% के रेंज में थे। तो अब जैसे बात तो हो गई लूज़र्स की, और मैंने सेकंड फ्रेमवर्क बताया था डिफिकल्ट बैटल। बट डिफिकल्ट एक काफ़ी अच्छा टॉक है प्रोफेसर संजय बख्शी का, जहाँ पे उन्होंने बताया कि अपोजिट ऑफ अ गुड आइडिया कैन आल्सो बी अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे तो डिफिकल्ट बैटल ने मुझे नुकसान दिया, बट अगला डिफिकल्ट बैटल था, उसने काफ़ी कम समय में रीज़नेबल एलोकेशन पे एक मल्टी बैगर रिटर्न दे इसको थोड़ा पाया। सा और इलेबोरेट हाँ, तो मैं करते हैं बताऊँगा। ऑपोजिट वाला जो हाँ, तो आपने कई बार तो वही जो बेसिकली वो तरीके वही हैं ईशान भाई, कि पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। कोई लो पी स्टॉक पे भी पैसे कमा रहा है, कोई ये हाई पी पे भी हमारा है मिड साइज़ पी पे भी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी जो ट्रेंड से भी कोई कमा रहा होगा, कोई बंदा हो सकता है ये वी-मार्ट से भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा होगा, और हो सकता है 5 साल बाद दोनों के रिटर्न्स ठीक-ठाक हो। बिल्कुल तो यही है बेसिकली कि मतलब बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। तो यही जो डिफिकल्ट बैटल की बात कर रहा हूँ, कंपनी थी मजिस्को। सेक्टर था ये प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस। उसमें भी वही इनकम्बेंट्स थे, आउटसोर्सिंग का ट्रेंड बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो आप बिलिंग कह लो या फिर आप अंडरराइटिंग के लिए कह लो या क्लेम सेटलमेंट के लिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, जैसे गाइडवायर सबसे बड़ा प्लेयर था, वो उतने तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्योंकि सेक्टर में भी ना क्योंकि ये कंपनीज़ के काफ़ी पुराने जो सॉफ्टवेयर होते थे, एक बार कुछ भी अपडेट करो, तो पूरा सिस्टम में बग्स आ जाएँ। तो इन मजेस्को की क्या ख़ासियत थी, इन्होंने क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन उस समय लॉन्च किया था, और वो इंडिया में भी लिस्टेड था और यूएस में भी लिस्टेड थे। तो और उसमें ट्रैक्शन अच्छा दिख रहा था। बट वही हुआ, इस बार क्या हुआ, कोविड खत्म हुआ, एक प्राइवेट इक्विटी ने मास्टेक से ये कंपनी को अच्छे पैसे पे खरीद लिया। और मैं इस बात के लिए मास्टेक की मैनेजमेंट का अभिवादन करना चाहूँगा, उन्होंने पाई-पाई शेयर होल्डर को लौटा दिए। तो हम्म सडनली सेम डिफिकल्ट बैटल, जहाँ पे एक में समझो अच्छा कैपिटल गायब हुआ था, दूसरे में इसके अंदर मल्टी इन्होंने बैगर रिटर्न। पूरा शेयर डीलिस्ट करके मतलब हाँ, डिविडेंड में कर दिया था हाँ, ना फॉर्म डिविडेंड दे दिया, बायबैक सारे ऑप्शन थे, जिस तरह से आपको पैसा कमाना है, अगर आप अच्छा तो वो एक अच्छा साबित हुआ। तो आप देखोगे वही है, जो डिफिकल्ट बैटल हो या फिर जो कॉन्ट्रा प्ले होते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट होती है, बट जब वो काम करता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देके जा सकता है। तो जैसे ये तो हो गया डिफिकल्ट बैटल। एक जिसको मैं फ्रेमवर्क मानता हूँ, वो है इमर्जिंग स्टार, और या राइजिंग स्टार जो भी कहो। ये बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ्रेमवर्क ये है कि कोई अच्छा सेक्टर पकड़ो जहाँ पे टेलविंड्स हो, मतलब चाहे वो प्रीमाइजेशन का ट्रेंड हो या कंजम्पशन का ट्रेंड हो, या फिर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन या अंडर पेनिट्रेशन एक अनमेट नीड हो, या फिर यूँ यूँ कहो कि जैसे आउटसोर्सिंग का ट्रेंड है, या फिर उसमें ग्रोइंग अप द कॉम्प्लेक्सिटी चेन है, मतलब आप कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर ला रहे हो। तो इस तरह की कंपनी में आप अगर आप हाई ग्रोइंग कंपनी पकड़ लो, जिसके कि मल्टीपल्स थोड़े से कम हो, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करो, और साथ में ये भी देखो उस सेक्टर में एक सुपरस्टार होना चाहिए। तो सुपरस्टार का मतलब है वो कंपनी जिसको मार्केट ने बेइंतहा मल्टीपल दे रखा है कि भाई तू ही है। मतलब और एब्सोल्यूट टर्म्स में होना चाहिए, 50-60 का मल्टीपल हो, 40-50, मतलब ये हो तो बड़ा मल्टीपल हो हाँ। कि जिससे आपके पास टारगेट हो कि हाँ, कि हमारा लगे भी कि स्टार ये बन गया तो वहां तक बिल्कुल, पहुंच बिल्कुल। जाएगा काफ़ी सारे कंपनीज़ इस फ्रेमवर्क में आ रहे हैं। जैसे भारत फ़ोर्ज मेरे लिए सुपरस्टार था, और मेरा राइज़िंग स्टार था रामकृष्णा फ़ोर्जिंग, या फिर ब्रिटानिया कह सकते हो सुपरस्टार है, और बेक्टर्स फूड मेरे लिए वो 2 अभी वो रिसेंट है, अच्छे रिटर्न बने, बट उसको मैं मे बी इमर्जिंग राइज़िंग स्टार के तो रूप में उसकी देख स्टोरी सकता हूँ। बताओ ना जो आपने रामाकृष्ण फोर्जिंग और भारत फोर्ज की बात करी भारत फोर्ज वाज द मार्केट लीडर उस टाइम बिल्कुल, पे वो अरे मार्केट लीडर था, उसको अच्छे मल्टीपल्स मिलते थे, और क्योंकि आउटसोर्सिंग अच्छा ट्रेंड है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो में भी है, और यही कैपेबिलिटी आप दूसरे सेक्टर्स में भी लगा पा रहे हो, तो इसकी अभी ज़रूरत है, और इसमें ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो सेक्टर भी अच्छा है, उसको मल्टीपल्स भी अच्छे मिल रहे हैं। आरके फोर्जिंग ने शुरुआत की जब कैपेक्स काफ़ी अच्छा किया था, आई थिंक 14-15 के आसपास। फिर उसके बाद वो एक्सक्यूशन करता रहा, और फिर अर्निंग वो देता रहा।
लास्ट में आप देखोगे हाल में उसको मल्टीपल एक्सपेंशन भी काफ़ी मिला। तो मैं इसको बोलता हूँ सीता गीता का कॉन्सेप्ट है। सीता है अर्निंग, ग्रोथ, गीता जी हैं मल्टीपल एक्सपेंशन। दोनों साथ आ जाएँ तो लक्ष्मी जी आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल दिखेंगी। सही बात तो है, यही है बिल्कुल सही आपका बात है। राइजिंग स्टार फ्रेमवर्क। और इनफैक्ट मैं अपने एक दोस्त का भी एग्जांपल देना चाहूँगा। उन्होंने यही राइजिंग स्टार फ्रेमवर्क यूज़ करके मिर्ज़ा में 17 टाइम्स 9 साल में बनाए। जबकि पहले 6 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं बने, लेकिन हमेशा बोलते हैं यार लो मल्टीपल है। अब आप कह सकते हो कि बाटा सही में क्या सुपरस्टार है, क्योंकि उसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया या रिलैक्सो, बट मल्टीपल तो वो लोग लेके बैठे हुए थे। और बहुत वैल्यू इन्वेस्टर बोलते हैं मे बी रिस्क था मिर्ज़ा में, मे बी क्वालिटी फ्रेंचाइज नहीं था या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो। बट यार इफ़ यू डोंट अंडर पे ना, प्रोबेबिलिटी आपके साथ है कि जब मार्केट रियलाइज कर ले तो फिर सीता गीता लक्ष्मी जी को लेकर के आएंगे आपके साथ। अच्छा सागिद भाई, एक बात बताओ, जैसे आपने विनर्स की भी बात करी, लूजर्स की भी बात करी, तो हाउ यू ट्रीट योर विनर्स? मतलब जैसे अब आपने एक फंडामेंटल एनालिसिस करा, सेक्टर एनालिसिस करा, मल्टीपल ढूंढा, अब मान लो वो आपका एक अच्छे मल्टीपल पे काम कर रहा है, तब आपको ये पता है कि वो राइजिंग स्टार बन चुका है, हम्म। ठीक है? तो हाउ यू होल्ड दैट स्टॉक्स? आपका उस टाइम पे बिहेवियर क्या होता है? हम्म। हाउ यू मैनेज योर पोर्टफोलियो एट दैट टाइम? मतलब आपने 10 स्टॉक लिए, 5 आपके राइजिंग स्टार बन गए, 5 आप उस कैटेगरी में भी चल रहे हैं। तो पहली बात तो जब मार्केट भाग रही होती है और आपका स्टॉक राइजिंग स्टार नहीं बन रहा, उसमें आपका बिहेवियर क्या होता है? आप उस टाइम क्या करते हो? हम्म। और जो बन जाता है फिर उसके बाद क्या करते हो? तो जैसा मैंने बताया, देखिए मेरा कोर अप्रोच तो फंडामेंटल रिसर्च का ही है। अब उसमें आप अर्निंग्स देखते रहो, मैनेजमेंट देखो क्या वॉक द टॉक कर पा रही है, या पीयर्स को देखते रहो ताकि वैलिडेट हो पाए जो इनके इनपुट्स हैं। तो मैं यूजुअली अपने विनर्स को नहीं छेड़ता। कई बार हुआ है कि ऊपर जाके वो नीचे भी आए हो, बट दैट्स पार फॉर द कोर्स। इसलिए मैंने अपना जैसे बताया पोर्टफोलियो मैंने डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई करा। कर रखा है। क्यों, देखिए मतलब मेरा जो अप्रोच है वो हसीन इत्तेफाक पे डिपेंडेंट है, सेरेंडिपिटी। आप शुरुआत करो, छोटे से शुरुआत करो, अच्छी लगी कंपनी बिल्ड करते जाओ, कन्विक्शन बढ़ते जाए, और अगर पिरामिडिंग। और वो रिटर्न देती जाएगी तो लास्ट में एंड यही होगा कि अगर मैं उस पोर्टफोलियो में से अगर 100 रुपये उसने कंट्रीब्यूट किए तो 80% वो रिटर्न के रूप में देगा, 20% ही मेरा लगा होगा। लगा होना चाहिए। तो ये मेरा एंड ऑब्जेक्टिव होता है। और हर बार नहीं होता ये काम, बट ब्रॉडली ये काम कर जाता है, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। मान लो मेरा एक पैसा मैं स्टार्ट करा स्टॉक मार्केट के अंदर, हम्म। और मेरी अप्रोच भी है करोड़ों कमाने की या लाखों ठीक है, कमाने की, जो भी मेरा टारगेट है। अच्छे रिटर्न्स किए अच्छे हैं। रिटर्न्स हाँ, किया है। उम्मीद है मेरी। मेरे अच्छे रिटर्न जो मैं चाहता था, उसके मैं 70-80% पे आ चुका हूँ। तो हाउ टू बिहेव एट द गुड मनी? मतलब अब क्या होता है, आप छोटे पैसे को बड़ा बना रहे हो, बड़े पैसे को और बड़ा बनाने के लिए क्या बिहेवियर होना चाहिए? दूसरी चीज उसकी रिस्क, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट छोटे पैसे पे बहुत कम होती है और बड़े पैसे पे बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? तो देखिए मतलब टू बी फेयर मेरे लिए कभी ये प्रॉब्लम रहा नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरे लिए तो शुरुआत जब जिस दिन से जन्म हुआ तब से ही ये जर्नी चल गई है। तो अगर आप लंबा सोच करके जाओगे तो आपको कोई भी नंबर बड़ा या छोटा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस जर्नी में अगर 10 साल बिताओगे तो सडनली कल ऐसा तो नहीं है कि अचानक से आपके सारे पैसे बन गए। उसके बिल्कुल। उसमें भी कंपाउंडिंग हुई है, आपकी मेहनत लगी है, सेविंग्स गया है, उसमें इनकम गई है। तो और दूसरा देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना कि कई बार आप अपने विनर्स या स्टॉक से निकलने की कोशिश कब करते हो, जब वो पोजीशन आपके लिए डिस्कम्फर्टिंग हो जाता है, जो बोलते हैं ना आप रात में नींद नहीं आती है। तो जिस परसेंटेज एलोकेशन के बियॉन्ड वो आपकी नींद को परेशान करे, वो आप उस स्टॉक से निकल या तो जाए। निकल जाइए, उसको परसेंटेज को घटा दीजिए। तो और सबका ये जो लेवल अलग अलग है। कुछ लोग हेविली कंसंट्रेटेड बैठते हैं, जैसे मैं आपको जानता हूँ, आप प्रमोटर की तरह सोचते हो, ऑलमोस्ट 2 स्टॉक में ही अच्छा खासा आपने एलोकेट कर रखा है। आप मेरा देख ही रहे हो, 2 या 3% ज़्यादा मैं एलोकेट करता नहीं हूँ किसी केस में। तो वो आई थिंक ये बहुत ही इंडिविजुअल तरीका है अप्रोच करने का। बट अगर आप लंबा सोच के जाएंगे तो ये परेशानी नहीं होगी। बट और ये तो कोर बिहेवियरल एस्पेक्ट है। इसके लिए मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि साथ में साथ इन्वेस्टिंग के साथ साथ अगर आप बिहेवियरल साइंस या उन किताबों पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आदमी इंसान तो होता ही रैशनल है। वो ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, आपका स्टॉक भागेगा, आप आपको निकलने की चेष्टा करोगी तो 20% निकाल लो, फिर देखो जब वो खुद फिर भागेगा तो अगली बार आपको लर्निंग मिलेगी। अगली बार। पूरा मत निकलो। बट ये जो है ना मतलब हसीन इत्तेफाक की बात है, कोशिश करते रहो, नए नए तरीके लगाओ। हो सकता है कि आपको एक तरीका लग जाएगा जिससे आप अपने पोजीशन को मैनेज कर पाओगे। तो ये सब पार्ट ऑफ द जर्नी है। हर कोई अपने तरीके से मैनेज करता है, मैंने भी किया। होपफुली बाकी जो आपके श्रोतागण है वो भी कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप अपनी मेहनत को बहुत आसान दिखा रहे हो, लेकिन मेरे को पता है बैकग्राउंड में। तो साकिब भाई, आपका हार्डवर्क क्या रहता है पीछे? मतलब लॉट ऑफ रीडिंग, क्या क्या चीजें आप करते हो? अपार्ट फ्रॉम मार्केट भी जाके पढ़ते हो, स्कटल बट करते हो, क्या क्या चीजें करते हो थोड़ा सा? तो मेरा ज़्यादा पैसिव रिसर्च ही होता है।
तो चाहे वो जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो गया या कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स देखना या पीयर सेट के देखो या आप पुराने एनुअल आर्टिकल्स हैं रिपोर्ट्स। उन्हीं एनुअल रिपोर्ट्स को देखो या पुराने ट्रांसक्रिप्ट्स को देखो कि ये देखो कि मैनेजमेंट वॉक द टॉक कर रहा है कि नहीं, वो जो कहा है वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं, या देखो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली होना चाहिए। ये ना हो कि छोटे लोगों का काट रहा है, शुरू में तो अच्छा लगेगा कि चलो बड़े लोगों के लिए कर रहा है, बट अगर आपका काटा तो इवेंचुअली वो सबका काट सबका देगा। काटता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब मन तब वो इक्विटी डाइल्यूट ना करता रहे। और साथ में क्या है ना कि देखिए मैं तो मानता हूँ अगर आप किसी स्टॉक में लंबा टिकना चाहते हैं तो आपको एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल लेना पड़ेगा। मतलब वो स्टॉक एक बार आपके पोर्टफोलियो में आ गया तो भाई ये मेरे मुल्क का मामला है। अब मेरी गलती ये नहीं कि जिसने किसी अगर अच्छा हुआ तो मेरा मेरा नुकसान हुआ तो ये मेरी गलती है। जिसने वो आइडिया इनिशिएट कराया उस पे आप मत चढ़िए। जिस तरह जब आप ये ओनरशिप ले आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो पोजीशन को मैनेज कर लेंगे। बुक्स वगैरह भी प्रेफर करते हैं? तो देखिए सो मेरे सोर्सेस 3 होते थे। एक तो जैसे मतलब कंपनी स्पेसिफिक रीडिंग जो होती है। सेकंड मैं काफ़ी ये वीडियोज़ आजकल तो इन्फो मीडिया का टाइम है, तो पॉडकास्ट या फिर ये मान लो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके टॉक सुनता था। और साथ में जो बिज़नेस हिस्ट्री मुझे काफ़ी पसंद आता था। चाहे वो अगर फार्मा में लें डॉक्टर रेड्डी के जो फाउंडर हैं, उनकी एक किताब है अनफिनिश्ड एजेंडा। उससे पढ़ के मुझे काफ़ी कुछ जानकारी मिली कैसे ये सेक्टर इवॉल्व किया। एक मैंने बड़ी अच्छी किताब पढ़ी थी जिससे मतलब लिटरली पढ़ के मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे, वो था एस्पिरिन जो एक ड्रग है उसकी एक कहानी है। कह सकते हो कि मतलब वो पूरी हिस्ट्री उसने बताई है कि केमिकल से कैसे आर-एन-डी की तरफ रुझान हुआ, फिर उसमें से फिर फार्मा निकला। और इसी तरह के जैसे स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी हो, तो आपको कई बार ये सेंसिटाइज़ होता है कि बिज़नेस ना लीनियर नहीं चलता। है ना? आपकी सैलरी तो लीनियर आती है, बट प्रमोटर वैसे नहीं सोचता या बिज़नेस वैसे नहीं चलता। चलता। उसके कुछ क्वार्टर्स अच्छे भी आएँगे, कुछ बुरे आएँगे। और साथ में ये करता था कि मतलब जैसे दोस्तों से बात करो, क्लब हाउस हो गया, वहाँ पे जो हम लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। कई बार जैसे टेक्सटाइल में हमें याद है कि हमारा और आपका व्यू काफ़ी कॉन्ट्रा होता है, तो कौन उससे भी सा? काफ़ी लर्निंग होती थी कि मतलब आपको लगता है कि कोई आपके जो बिलीफ को चैलेंज कर रहा है, तो वो एक अगर कोई इन्वेस्टर अपने बिलीफ को चैलेंज होने दे, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वही लर्निंग है जो आपको बुरे समय में भी काम आती है, अच्छे समय में तो पैसे बनते रहते हैं। बनते हैं। तो साकिब भाई जैसे काफ़ी अच्छा लगा कि आप बुक्स को भी प्रेफ़र करते हो, सिर्फ़ स्टॉक्स को प्रेफ़र नहीं करते। कंपनीज़ के एनालिसिस के लिए आप आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, बायोग्राफ़ीज़ काफ़ी अच्छी लर्निंग लेके फिर एक डिसीज़न बनाते हो। जैसे एक चीज़ आप और बताओ, अब यहाँ की चकाचौंध देख के बहुत लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। रिस्क भी है इसका। तो उस चीज़ों को जैसे अब लोग क्या होता है कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। एफ-एंड-ओ करने लगते हैं, चार्ट देखा कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। एक डोपामाइन क्रिएट होता है, अर्ली अर्ली इनकम मतलब आज ही हमने कुछ लिया और आज ही हम कमा के जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो? या आपका कभी मन नहीं करा ये सब करने का? बिल्कुल, देखिए मतलब जो होता है ना कि ह्यूमन इज़ अ रैशनल एनिमल नहीं, रैशनलाइज़िंग एनिमल होता है वो। मतलब हर अपनी ये अर्ज को वो जस्टिफ़ाई करेगा, अपने रैशनल बिहेवियर को भी जस्टिफ़ाई करता रहेगा। मुझे नहीं लगता था कि भाई जल्दी पैसे बनाने चाहिए या एफ-एन-ओ करने चाहिए। बट मैं इसमें सिंपल मानूँगा कि जब मैंने सब तरीके अप्लाई किए, अब आधा 1% पोर्टफ़ोलियो का भी एलोकेट करता था इन सब चीज़ों में, तो मैंने रियलाइज़ किया यार मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरी फंडामेंटल अप्रोच इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू कंपाउंड माय कैपिटल। तो मैं टेक्निकल हो या ब्रेकआउट हो या एफ-एन-ओ में किसी पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सबके अपने तरीके होते हैं। सब में सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आई थिंक फंडामेंटल रिसर्च में भी कई सारे फेलियर स्टोरीज़ मिलेंगे आपको। मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की बात की। बहुत लोग जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आते हैं वो फंडामेंटल स्टोरीज़ में भी वो फँस जाते हैं। अगर जैसे आजकल रेलवे और डिफेंस की स्टोरीज़ चल रही हैं। अगर आप पीक में आओगे तो चांसेस है कि आप फंडामेंटल अप्रोच लेकर के भी आप अच्छे खासे पिट आप जाओगे। लॉसेस में रहोगे। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी बात देखिए क्या है ना कि ये अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचोगे ना तो मार्केट बहुत अच्छा है, रोज़ी है सब कुछ। अगर बुल मार्केट में तो लगेगा इससे अच्छा कोई जगह ही नहीं, चकाचौंध की जो बात कही आपने। पर अगर 4-5 साल अगर आप बिता लो, तो मैं तो जो हमारी बात भी हो रही थी कि बहुत लोग ना पैसे और घमंड लेके मार्केट में घुसते हैं। पर मार्केट लास्ट में एक ही चीज़ बचने देता है। आपका घमंड टूट गया तो आपके पैसे बनेंगे, तो आप हम्बल हो जाते हो, आप ऊपर-नीचे से हर मार्केट के झेल ये लेते हो। को झेल लेते हो, आपकी लर्निंग हो जाती है, नहीं-नहीं हमेशा अच्छे पैसे नहीं बनेंगे। और अगर पैसे खत्म हो गए तो घमंड के साथ जाते हो, यार ये तो जुआ है, ये सब ऑपरेटर हैं। अब मार्केट को 2 बातें भला-बुरा कहते हो और फिर अपने काम में लग जाते हो। वो हर तरह का जब भी बुल मार्केट आएगा, बहुत लोग मार्केट में आते हैं, बट बुल मार्केट खत्म होते ही फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो कंपाउंडिंग के पथ पर हैं, जो लंबा सोच के आए हैं, उनका काम बस चलते रहना एंड होपफुली गुड थिंग्स विल हैपन। हसीन इत्तेफाक होता रहेगा आपके साथ।
बिल्कुल सही। मतलब आपकी अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल है। आप हर चीज़ में प्रैक्टिकल बात करते हो कि क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी। जब हम असलियत में जीते हैं, जब रियलिटी में जीते हैं, तो वहाँ पर हमारे मरने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अलावा और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो देखिए मतलब मेरे पास 2 ही चीज़ इन्वेस्ट करने को है। पहले टाइम था, अब थोड़े से पैसे हैं। नहीं तभी मैं डालता ही इनको ये स्टॉक स्टॉक में ही हूँ मार्केट। और समय थोड़ा फैमिली के साथ व्यतीत करता हूँ। मेरी बेटी है, मैं उनके साथ उसके साथ रनिंग करने जाता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब उसको बड़े होते देखना, उसको होमवर्क करने में हेल्प करता हूँ। तो मेरा अभी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वहीं जा रहा है। वही जा और रहा है, जहाँ तक बहुत अच्छी देखिए बात है। एसेट क्लास की बात है, आई थिंक ये बहुत लोगों के दिमाग में आता है। तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन फॉर द सेक ऑफ इट डजंट हेल्प। जैसे आप मान लो कोई नया बंदा इन्वेस्ट करने की शुरुआत मतलब वो इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने वाला है और वो रियल एस्टेट में भी डालना चाहता है और इक्विटी में भी डालना चाहता है मान लो। तो अगर रियल एस्टेट में आप डालना चाहो तो टिकट साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो शुरू में हो सकता है लॉपसाइडेड हो, सारे पैसे आपके रियल एस्टेट में ही लग रहे हैं आप डाइवर्सिफ़ाई नहीं है कर ना? पा तो रहे। डाइवर्सिफाई करने के लिए भी कॉर्पस चाहिए आपको कि भाई मेरे पास 100 करोड़ हो तो मैं 20 करोड़ रियल एस्टेट में डालूंगा, कहो कि मैं डाइवर्सिफाइड हूँ। वरना 80 लाख का मैंने एक लोन पे मकान ले रखा है और 5 लाख स्टॉक में डाल रखा है, इसको मैं क्या डाइवर्सिफिकेशन क्या कहूँ। डाइवर्सिफ़िकेशन? सिमिलरली गोल्ड जो है देखिए हर एसेट क्लास की अपनी खूबियाँ होती हैं। तो मैं वही कहूँ मतलब ऑलरेडी मेरे पास 50 स्टॉक हैं ट्रैक करने को। तो मैं फ़ोकस ज़्यादा करता हूँ इन्हीं स्टॉक्स को इंडस्ट्री को पढूँ जिससे मैं अपना रिस्क मैनेज करूँ रादर देन एसेट क्लास के थ्रू अपने डाइवर्सिफ़ाई करने की पोर्टफोलियो या बजाय। एसेट बेस को डी-रिस्क करो या फिर वो प्रॉपर्टी रिस्क लेने की मैनेज जगह करो। प्रॉपर्टी का स्टॉक ले लोगे, गोल्ड लेने की जगह आप गोल्ड के स्टॉक को देख वो लोगे। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर अब लास्ट में क्या होगा देखिए रिस्क कोई मैनेज क्यों करना चाहता है कि अगर मान लो कि रियल एस्टेट उफान पर हो, स्टॉक मार्केट अगर डाउन है उस समय, तो वहाँ पे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट आपके काम आती। हुँ, बट मैं क्योंकि अगर अपने स्टॉक्स को स्टडी कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं उस समय उनसे या तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखूँगा या फिर मैं ये कहूँगा कि भाई जहाँ पे भी अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग हो रही है, मैं वहाँ पे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करके अपने रिस्क को मैनेज करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे एसेट क्लास में जाकर के ही डाइवर्सिफ़ाई कर पाओगे क्योंकि हर बंदा हर सेक्टर में एक्सपर्ट हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं तो स्टॉक मार्केट में ही रहता हूँ। हाँ और अप्रिशिएट करता हूँ जो रियल एस्टेट में लोगों ने पैसे बनाए हैं। आपसे तो हमेशा जब भी मैं मिलता हूँ, जब भी बात होती है, तो एक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो नॉलेजफुल चीज़ रहती है। लेकिन एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप कुछ छोटे बुलेट पॉइंट्स में बताना चाहें कि अगर मैं एक यंगस्टर हूँ या मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो मेरी फाइनेंशियल जर्नी की स्टार्टिंग मैं कैसे करूँ? हुँ, हुँ। क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा पैसा है, तो थोड़े पैसे में मैं लर्निंग कितनी बड़ी ले सकता हूँ? सो देखिए तो बड़ा सिंपल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फ़ॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी। प्रिंसिपल है जो मार्केट में आप लेके आते हैं, रेट है जो रिटर्न आप कमाते हैं और टाइम आपने कितने समय तक इन्वेस्टेड रहे। हुँ, तो मैं P को तोड़ के बोलता हूँ I इंटू एस, इनकम और सेविंग्स रेट। जो यंग लोग हैं उनको पहले इनकम पे फोकस करना चाहिए कि मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ाऊँ। जॉब या तो चेंज करो अगर एग्जिस्टिंग जॉब में अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, क्या मैं नई डिग्री ले सकता हूँ, है ना? तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको कि अपने आप को अपग्रेड, इनकम हाँ, सोर्स। नॉलेज या फिर अपने आप को नॉलेज को कैसे ये अपग्रेड करूँ क्योंकि अभी अचानक से आप कैपिटल कहीं से नहीं ला पाओगे, वो तो लॉटरी निकलनी है। नहीं तो आप इनकम सोर्स बढ़ाओ। सेकंड है सेविंग्स रेट। मतलब जो है ना सबसे बड़ा मोड जो आगे होने वाला है, कोई मार्केटिंग कंपनीज़ आपके पीछे पड़ी हुई हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, हर चीज़ को आपके बारे में पता है। वो आपको रोज़ ईएमआई या नए-नए ऑप्शंस देता रहेगा। उस समय अगर आप सेन रह लो और अपने पैसे सेव करके लगाना सीख जाओ, आई थिंक पहला बैटल आपने जीत लिया है। क्योंकि रिटर्न तो मार्केट का काम है देना, वो जिस रेट पे देगा। और अगर आप मतलब लंबा नज़रिया लेके चलो, तो आई थिंक बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी मेरा मानना है कि हेल्प हो सकता है। अगर आप जल्दी से लंबा, जल्दी हाँ, इनकम शुरू करें, उसको स्किल डेवलपमेंट में हाँ, लगाएँ और उसको डिग्रीज़ इन्वेस्ट जो करना शुरू करें। यंग यंग समय होता है जब आप नई-नई डिग्रीज़ लेते हैं, उस बिल्कुल, समय पढ़ाई की उम्र है, जितना आप अच्छा करेंगे आई थिंक उसको आपका फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा तो मिलेगा। एक तो वो पार्ट हो गया, सेकंड देखिए क्या होता है, एक मैंने किताब पढ़ी थी ग्रिट, उसमें बड़ा अच्छा समझाया था उसने कि जो स्किल होता है उसका डेफिनेशन है टैलेंट इंटू एफर्ट। मतलब टैलेंट आपको चाहिए हर सेक्टर में, लेकिन उसके साथ एफर्ट लगाओगे तो आप में स्किल आएगा। और जो एक्सपर्टीज़ होता है वो होता है स्किल इंटू एफर्ट व्हिच इज़ टैलेंट इंटू एफर्ट स्क्वायर। तो जहाँ एफर्ट है वो फ़ोर्स मल्टीप्लाई करेगा। तो लास्ट में टैलेंट तो आपका एक हद तक स्टैटिक होता जाएगा, बट जितना आप एफर्ट लगाते जाओगे डे इन डे आउट, और यंगस्टर हो तो आप में यार एनर्जी होनी चाहिए और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हो कि भाई मुझे ये सेक्टर समझना है, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। है ना? तो ये ना हो कि बॉस बोलेगा तो ही काम करेंगे। अगर अपने अंदर इच्छा है, वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हो, तो मुझे लगता है आपको नॉलेज लेने से तो लर्निंग से कोई नहीं रोक सकता। अर्निंग तो अगर आप मतलब अपने पत्ते ठीक खेलोगे तो luck will definitely favor you. बहुत ही अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छा लगा। तो जो आदमी बात कर रहा है, तो उसके पोर्टफोलियो को वो सँभाल कैसे रहा होगा? वो उसका रिज़ल्ट पोर्टफोलियो में दिख ही रहा होगा बिल्कुल।
आई थिंक यू आर बीइंग हम्बल बट हाँ, ठीक है, आई विल टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट ईशान। नहीं, कॉम्प्लीमेंट है सच में। बाकी जो आपका हार्ड वर्क रहता है पूरे दिन का, जो आप कहते हो मैं पढ़ता भी हूँ, फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, वो भी चीज़ सीखने वाली है। स्टॉक मार्केट सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आप कर रहे हो, जो कि दिख रही है। एक बात थोड़ी हटके और है, जैसे अब आप जॉब में नहीं हो, प्रोफ़ेशन में नहीं हो, तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है, मेंटल हेल्थ है, आपको लगता है कि क्या फ़र्क आता है उसके अंदर? एक नॉर्मल आदमी जो कर रहा है, उसका जॉब भी चल रहा है, स्टॉक मार्केट भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, वर्सेस यू। तो देखिए अगर आप फुल टाइम चाहे जॉब करो या फुल टाइम इन्वेस्टिंग करो, अगर आपका इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करे, जब इकोसिस्टम की बात आती है तो मैं बोलता हूँ कि लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं। एक जॉब को या इनकम सोर्स, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या फुल टाइम जॉब हो। एक होता है फैमिली, थर्ड होता है कि आपको एक हॉबी होनी चाहिए, ताकि ये सब तो ठीक है बट जहाँ आप हो ना, एक आउटलेट आपके पास होना चाहिए। और चौथा मैं मानता हूँ फ्रेंड्स, जिनके साथ आप खुल के बात कर सकते हो। तो अगर ये इकोसिस्टम आपके साथ हो, तो कोई भी जर्नी हो, चाहे वो फुल टाइम जॉब, फुल टाइम इन्वेस्टर की या फिर जॉब की, तो वो स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। क्योंकि आप कई बार सोचोगे पैसे अच्छे बन रहे हैं, तो स्ट्रेस कम होता है, उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। मार्केट को बीट करना है ना? मार्केट को बीट मतलब यार करना। उसके 22% रिटर्न होंगे, मेरे 21 हो गए। तो वही है, घूम फिर करके बात वही है, कम एक्सपेक्टेशन रखो, फैमिली साथ में है, उनको भी समय दो, उनको भी प्रायोरिटाइज़ करो, तो फिर रिटर्न हो या ना हो, कम हो, ज़्यादा हो, आई थिंक वो आपके दिमाग पर ज़्यादा नहीं खेलेगा। अगर जॉब के कंपैरिज़न में आज देखो तो थिंग्स हैव बीन बेटर, नॉट डेफिनिटली नॉट द वर्स्ट। और अगर डे टू डे अगर आप काम करते हो, अगर आपको वो रिसर्च में मज़ा आ रहा है, तो फिर थिंग्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बहुत अच्छा लगा मेरे को भी सुन के कि हाँ भाई, जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो वो आप कहीं भी कर सकते हो। बिल्कुल। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, कितना भी वो हो, आप कर सकते हो। और मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे चैनल पे आए और लोगों को गाइड करा। नहीं, ईशांक, मैं आपका भी अभिवादन करना चाहूँगा, जिस तरह की एनर्जी के साथ आप बडिंग इन्वेस्टर्स को गाइड करने की और हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आई थिंक ये काबिले तारीफ़ है, और मेरी शुभकामनाएँ आपकी और आपकी पूरी टीम के साथ है। धन्यवाद। थैंक यू साकेत जी, थैंक यू। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।